हेलो एवरीवन। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूनिट वन जो है मतलब हमारा चैप्टर वन जो है उसका पहली यूनिट हम करेंगे, जिसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। मतलब कि बिजनेस होता क्या है या इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो हमें एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं। तो सबसे पहले है व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट, बिजनेस होता क्या है। तो अगर आपने जो है कॉमर्स से प्लस 1 प्लस 2 की होगी तो आपने बिजनेस सब्जेक्ट पढ़ा होगा। हमने उसमें भी ये चीज पढ़ी है कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जो हम जो है पैसा अर्न करने के लिए जो है कोई भी काम करते हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम दे देते हैं। तो बिजनेस भी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें अलग अलग जो है सेक्टर्स हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, बैंकिंग हो गया, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं, एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल्स वगैरह हैं, लॉजिस्टिक्स हो गया या डिजिटल सर्विसेज हो गई। तो ये सारे हम जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो है सेक्टर में भी इनको डिवाइड करते हैं। हर एक बिजनेस एक्टिविटी जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है, क्या करती है, एक इनपुट्स जो होते हैं उनको लेके उनको प्रोसेस करके कुछ वैल्यूएबल आउटपुट्स बनाती हैं, जिससे जो हम मार्केट में जो है शो करते हैं और उनको सेल करते हैं और उसके थ्रू हम पैसा कमाते हैं। तो यही हमारा क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, वो क्या है कि हम कोई ना कोई वैल्यू ऐड करें। तो अगर हम देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मतलब कि सबसे पहले हमारे पास इनपुट्स, जिसमें हमारे पास क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। वो जो है मतलब जैसे लैंड हम लेते हैं, उस पर लोग काम करते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो कि कैपिटल है। और ये सब जो करता है वो एंटरप्रेन्योर होता है, तो वो जो है इन सब चीज़ों को करता है। उससे हम प्रोडक्शन या जो है मैनेजमेंट के थ्रू उन इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करके कुछ आउटपुट बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं या सर्विसेज बनाते हैं, और उसको जो है सोसाइटी को ऑफर करते हैं। तो मतलब एक तरीके से वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे कि हम लकड़ी लेके जो है उसको फर्नीचर बना देते हैं, या जैसे हम रेस्टोरेंट बिजनेस की बात करें तो हम जो है सब्जियां लेके, कच्ची सब्जियां लेके जो है हम उनको पका के लोगों को सर्व करते हैं। तो वो हमारे लिए क्या है, इनपुट को कन्वर्ट करना आउटपुट में, और उसके थ्रू हम गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट करते हैं। तो हम जो है जब कैटेगराइज करेंगे इनपुट और आउटपुट्स को, तो इनपुट्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हम चार मेन लेते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड आपको पता है कि कोई भी जमीन, लेबर जो लोग काम कर रहे हैं वो, कैपिटल जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि जो भी एक जो है एंटरप्रेन्योर है, मतलब कि जो पर्सन इन सभी चीजों को कर रहा है। तो एक पर्सन जो ओनर भी हम जिसको कहते हैं, तो वो क्या करता है, रिस्क लेता है ताकि उसको बाद में रिवॉर्ड मिल सके। तो उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप का नाम देते हैं, और जो वो पर्सन करता है उसको हम एंटरप्रेन्योर कह देते हैं। उसके अलावा आउटपुट्स की बात करें तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो हमारा जो है आउटपुट बन जाता है। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, मतलब कि जो आईसीआई का सिलेबस जो है वो किस पे फोकस करता है, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स पे। तो मतलब कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को। जैसे कि हमारे क्लोथिंग है, फूड है, ये सारे हमारे कंज्यूमर गुड्स आते हैं। वहीं हम बात करें प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स की, तो मतलब कि ऐसे गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उसको हम प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स कह देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ब्रेड है, दूध है, तो ये जो है हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। कोई खाना है, आटा वगैरह है, कपड़े हैं जो हम पहनते हैं, तो वो हमारे क्या है, कंज्यूमर गुड्स हैं। वहीं अगर मशीनरी की बात करें कि कोई मशीन है या कोई फैक्ट्री का जो है इक्विपमेंट है, कुछ भी कोई ऐसी मशीन है जो फर्दर प्रोडक्शन करती है, कुछ ना कुछ बनाती है, तो वो क्या होता है, वो कैपिटल गुड्स होते हैं। प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स की बात करें तो नाम से ही पता लगता है, प्राइवेट गुड्स क्या है, जो राइवलरस है, मतलब कि जो है अपने पर्सनल होते हैं, और जो है उनको हम औरों को नहीं ऑफर करते। जैसे हमारा पर्सनल घर है, हमारी जो है कार है, तो वो चीजें क्या है, हमारे प्राइवेट गुड्स का पार्ट है। वहीं अगर हम बात करें पब्लिक गुड्स की, तो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, पब्लिक गुड जो सबके लिए अवेलेबल होते हैं। जैसे जहाँ आप रहते होंगे वहाँ आसपास क्या है, गार्डन होगा, या जो है पब्लिक बस है, तो वहाँ पे हर कोई, अब आपकी गाड़ी में हर कोई नहीं बैठ सकता, लेकिन आपकी बस में जो है, जो गवर्नमेंट बस है, ये प्राइवेट बस भी है, मतलब इन द सेंस बसेज हैं जो पब्लिक के लिए बनाई गई हैं, पब्लिक गुड्स जो हैं, तो उनमें जो है हर कोई आ सकता है। तो जैसे जो है कोई गार्डन है, कोई पब्लिक जो है एरिया है, या कोई नेशनल डिफेंस है, स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ मेरी है, तो वो तो सबके लिए यूज में है। तो वो हमारे पब्लिक गुड्स होते हैं। उसके अलावा बात करें मेरिट गुड्स और नॉन मेरिट गुड्स की, मेरिट गुड्स क्या होते हैं, जो सोशल बेनिफिट्स देते हैं। प्राइवेट कंजप्शन तो हम करते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड भी हमें कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। जैसे कि अगर हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, या जो है क्लीन वाटर की बात करें, कि अगर जो है कोई इंसान एजुकेट हो रहा है तो हो सकता है कल को वो अच्छी जॉब करे जिससे हमारी इकोनॉमी में अच्छे हो, कोई इनोवेशन आ जाए, तो वो मेरिट गुड्स होते हैं। वहीं बात करें नॉन मेरिट गुड्स की, तो वो जो है नेगेटिव
इम्पैक्ट छोड़ते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपने कहीं भी कूड़ा फेंक दिया है, ठीक है, या फिर आप सिगरेट्स जो है कंज्यूम कर रहे हो, लिक्कर कंज्यूम कर रहे हो, तो उससे क्या है, जैसे सिगरेट्स अगर आप पी रहे हो, तब भी उसका धुआं जो है जैसे लोगों तक जाता है, पैसिव स्मोकिंग होती है, या कूड़ा फेंक रहे हो, तो वो लोगों के लिए जो है कहीं न कहीं इम्पैक्ट करता है, तो वो हमारे नॉन मेरिट गुड्स आ जाते हैं। फिर है ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स जिनको हम एक बार लेते हैं और वो बहुत लंबे टाइम तक चलने होते हैं, जैसे कि हमारा फ्रिज है, कंप्यूटर है, टीवी है। हम ऐसा तो नहीं करते कि हाँ, हमने आज खरीदा, अगले महीने हम फिर से खरीदेंगे, तो उसको कम से कम 2-3 साल तो मिनिमम रखते ही हैं। तो वो जो है ड्यूरेबल गुड्स हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स या जिनको हम सिंगल यूज़ गुड्स भी बोल सकते हैं, वो एक सिंगल एक्ट के लिए होते हैं, जैसे कि जो है फ्यूल है, हम गाड़ी में तेल भरवाते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। कोई खाना है, हम एक बार खा लिया, वो खत्म हो गया, तो वो जो है सिंगल यूज के गुड्स हैं और उन्हीं को हम नॉन ड्यूरेबल का नाम देते हैं। फिर है हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कि अब हमारा बिजनेस जो है उसके प्राइमरी सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा सरप्लस या प्रॉफिट जो है जनरेट करना। अब हम जो है कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप लोग पढ़ रहे हो, तो आप क्या सोच रहे हो कि कल को हम अच्छी जॉब करेंगे, जिससे पैसे कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, इन द सेंस पैसे जो है अर्न करेंगे। वैसे ही जो है बिज़नेस जो करता है वो कॉस्ट लगा रहा है, इतना एफर्ट्स लगा रहा है, वो किसके लिए? क्योंकि उसकी अर्निंग क्या है? वो प्रॉफिट है। तो वो सरप्लस या प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। जबकि अगर बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो वो क्या करती हैं? प्रॉफिट के लिए काम ना करके वो सोशल बेनिफिट्स के लिए जो है काम करती हैं। जैसे जो भी उनका मेन जो है सोशल ऑब्जेक्टिव होगा, अगर वो फुलफिल हो जाता है तो वही उनका बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव बन जाता है। फिर है की स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजन क्वेश्चंस। अब हमारे पास क्या है, हर एक एंटरप्राइज के पास कुछ ना कुछ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस होते हैं और वो उनको कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे कि हर एक जो एंटरप्राइज है वो एक एनवायरनमेंट में, ऐसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं जहाँ पे हमें कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चूज़ करना पड़ता है। जैसे कि व्हाट गुड्स और सर्विसेज़ टू प्रोड्यूस, कि एक कंपनी जो है या एक जो है एंटरप्रेन्योर है, वो ये सोच रहा है कि हम कौन से गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, व्हेन टू प्रोड्यूस, कब हम उसको प्रोड्यूस करें, फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि हम किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करें, मतलब कि अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, या फिर जो है कंज्यूमर्स के लिए या प्रोड्यूसर्स के लिए। व्हाई टू प्रोड्यूस, उसको क्यों प्रोड्यूस करना चाहिए, उसकी क्या ज़रूरत है। व्हेन टू रेज़ कैपिटल फंड्स, कि अगर हम पैसा भी रेज़ कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, या हमें कब करना चाहिए, किस फॉर्म में करना चाहिए। जैसे हमें इक्विटी की फॉर्म में करना है या लोन लेके करना है। वेयर टू डिप्लॉय दिस फंड्स, और अगर जो हमने पैसा रेज़ किया भी है उसको हम यूज़ कहाँ करेंगे? क्योंकि हम जब पैसा रेज़ करेंगे तो हम यही चाहेंगे कि उसको हम जो है मल्टीप्लाई करें। मतलब कि जितना हमने पैसा लिया है उससे हम बेनिफिट भी अराइव करें, ताकि हम जो है लोगों को भी रिटर्न करें और अपना भी फ़ायदा करें। तो उसको जो है हमने कहाँ लगाना है? मैच्योरिटी टर्म्स, मतलब कि हम कितने टाइम बाद देंगे? हम 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, कितने टाइम बाद जो है उसको देंगे, तो वो भी हम डिसाइड करते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक ऐसा जो है डिसिप्लिन है या एक एरिया है जो कि जिसमें हम जो है रैशनली या ऑप्टिमली जो है इन चॉइसेस को लेते हैं। मतलब कि बहुत सोच समझ के और जो है बहुत ज़्यादा हम जो है ये डिसाइड करते हैं कि कौन-सी जगह लगाने से कितना बेनिफिट होगा। तो वो सब चीज़ों को कंसिडर करके हम डिसीज़न्स लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स होता क्या है? तो हमने जैसे कहा कि इकोनॉमिक्स जो है क्या है, एक वो ग्रीक वर्ड था ओइकोनोमिया, जिसका मतलब था हाउस होल्ड या हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो उसी से जो है हमारा कहीं न कहीं इकोनॉमिक्स जो है वो वर्ड आया है। और 19th सेंचुरी तक जो है इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे। जो हिस्टोरिक बुक थी जो है नेशन एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, वो जो एडम स्मिथ ने दी थी, उनको हम एडम स्मिथ को, ये भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि एडम स्मिथ कौन है? वो है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स और उन्होंने बुक लिखी थी 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इसमें जो है ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव जो है मॉडर्न बुक थी, मतलब इकोनॉमिक्स के मॉडर्न कंसेप्ट पे इन्होंने बात की थी। तो आइए केस स्टडी से हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे क्या है, सिनेरियो देखते हैं कि रोहन ने जो है एक प्राइज मनी जीती है 2500 रुपए की, जो कि उसके जो है इंटर कॉलेज टेक कॉम्पिटिशन था उसमें। अब उसमें जो है उसके पास जो है अलग अलग ऑप्शंस हैं, उसकी बहुत इच्छा है, जैसे हमारे पास भी होता है। अगर हमें कोई जो है 100 रुपए या 1000 रुपए दे रहा है, तो हम ये सोचेंगे कि हम ये खरीद लें या नहीं ये कर लें वो कर लें, तो हमारे पास बहुत ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो उसके पास भी 4 ऑप्शंस हैं। पहला कि वो एक ऑनलाइन पाइथन जो है कोर्स उसको परचेज कर ले। सेकंड क्या है कि वो एक जो है वायरलेस हेडफोन्स ले ले। थर्ड है कि वो जो है एक डिनर पार्टी दे दे अपने फ्रेंड्स को। या फिर फोर्थ कि वो जो है सीए फाउंडेशन का ही प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो उसके लिए बुक्स खरीद ले और बाकी जो है वो सेविंग्स में डाल दे। तो अब वो जो है वो क्या करेगा, कैसे डिसाइड करेगा? तो ये जो है उसके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और इसको हम इकोनॉमिक डिलेमा भी बोलते हैं। क्योंकि रोहन जो है वो क्या कर सकता है, हर ऑप्शन को चूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास सिर्फ़ 2500 रुपए हैं और उसको क्या करना है, उसको किसी न किसी एक डिज़ायर को कंप्लीट करना है, उसको मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन भी डिराइव करनी है। तो इसलिए जो है वो क्या करेगा,
अपना जो है जो भी पैसा होगा, जो भी उसको लगता है कि ये बेस्ट है, तो वो उस अकॉर्डिंग जो है पैसा इन्वेस्ट कर देगा वहाँ पे। तो इसमें क्या है, हर एक कंज्यूमर जो है, इंडिविजुअल है, चाहे बिज़नेस है, चाहे सोसाइटी है, इवन चाहे गवर्नमेंट है, सबको जो है ऐसी चॉइसेस करनी पड़ती हैं। अब रोहन के एग्ज़ाम्पल से तो हमने एक बहुत स्मॉल लेवल का देखा। अब हमारे घर की बात करें, अगर इससे थोड़ा ऊपर जाएँ, तो जो हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो भी डिसाइड करते हैं कि पैसा जो है कहाँ खर्चना है। उसके अलावा जो है गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है कि हाँ, हम किस जगह पैसा लगाएँ, कि हम ये है कि डेवलपमेंट में, डिफेंस में, कंज्यूमर्स में, कहाँ जो है हमें पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये जो है क्या करता है, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट को अराइज़ करता है। तो इसके थ्रू हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या है, 2 चीज़ें हैं। एक, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, जैसे रोहन था। रोहन को क्या था कि मेरे पास ₹2500 आएँगे, तो मैं उससे जो है ये भी खरीदूँगा, ये भी खरीदूँगा, तो वो सब कुछ खरीदना चाहता था। वहीं बात करें अगर हम, तो वो जो है सब कुछ नहीं खरीद सकता, तो उसको जो है चॉइस करनी पड़ेगी। तो वही हमारा सेकंड है कि हमें जो है क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है जो स्केयर रिसोर्सेज़ हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं उनकी वजह से। तो यही हमारा इकोनॉमिक्स का कांसेप्ट है। तो हमारा फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या बोलती है कि हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज़ बिल्कुल लिमिटेड है। तो इसलिए हमें जो है चॉइस करनी पड़ती है, ताकि हम उसको ऑप्टिमम या मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन के लिए जो है ऑप्शन को चूज़ कर सकें। और यही हमारे इकोनॉमिक्स का कांसेप्ट है। तो अगर हम बात करें कोर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसका क्या है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस by which relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of human beings in a society, ensuring resources are deployed to their highest valued uses। मतलब कि इकोनॉमिक्स जो है स्टडी ही है ऐसे प्रोसेसेस की, जहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको हम कैसे अनलिमिटेड वांट्स में जो है डिवाइड करते हैं, कि हम कैसे जो है अलग अलग जो हमारे इच्छा हैं उनमें जो है एलोकेट करते हैं, ताकि हमें जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, या हम उनको मैक्सिमम जो है इफेक्टिवली यूज कर सकें। तो इसके 2 क्रिटिकल डायमेंशंस हैं। जैसे कि जो है हमारे पास है ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब कि जो है जो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, ये चीज़ें जो हैं जनरेट करते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है वो स्टैटिक, वो सेम नहीं है। वो जो है ग्रो भी करती है, धीरे-धीरे जो है वो चीज़ें बढ़ती भी हैं, नई-नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं। जैसे जो है हमारे पास क्या था, पहले कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको बहुत टाइम लगता था करने में। कंप्यूटर के आने से पहले हम छोटी-मोटी जो चीज़ें थी वो भी बहुत टाइम लगता था। फिर उसके बाद वो आई, तो हमारे जो है एकदम से रिवॉल्यूशनाइज़ हो गया सब कुछ। और हम एकदम से फ़ास्ट काम करने लग गए, क्योंकि जैसे आज की डेट में जो है पहले बुक्स मैनुअली करते थे, आज की डेट में एक्सेल शीट पे काम करते हैं। तो वो चीज़ें जो क्या है, कहीं न कहीं हमारी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है, तो इस वज़ह से जो है रिसोर्सेज़ का यूज़ जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइज़ हो जाता है वो। उसके अलावा फ्लक्चुएशन इन रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन, मतलब कि जो है जो हमारी प्रोडक्शन है और जो हमारी इनकम ग्रोथ है, वो एक स्मूथ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपवर्ड लाइन की तरफ ही जाएगी। हमारे पास जो है बीच में जो है इंटरप्शन, जो हम बिज़नेस साइकिल का कांसेप्ट पढ़ेंगे, कि हो सकता है हमारे पास जो है ऊपर जो है हम ग्रो भी करें, हम नीचे भी जाएँ, जो है हम स्टेडी मतलब सेम भी रहें, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो हम जो है इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं कि हमारी जैसे कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ग्रो करती है, और हमारी रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन में भी क्या है, वो फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं बार-बार। कंक्लूजन क्या है कि इकोनॉमिक्स जो है सिर्फ जो है ये नहीं देखती कि हम रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी देखती है कि वो कैसे एक्सपेंड कर रहा है ओवर द टाइम, और जो है वो इकोनॉमिक में जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको भी वो कंसीडर करता है। अब अगर हम बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो हमारे पास एक और केस स्टडी है। हमारे पास क्या है, वैसे अगर बेसिक टर्म देखें, इकोनॉमिक्स हमने पढ़ लिया कि हमारे पास जो है लिमिटेड रिसोर्सेज से जब हमें बेस्ट डिसीजन मेकिंग करना है, अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो वो हमारा इकोनॉमिक्स है। अब जब हम इन कंसेप्ट्स को बिजनेस के डिसीजंस में यूज करते हैं, तो हम उसको बिजनेस इकोनॉमिक्स कह देते हैं। जैसे कि स्ट्रेटेजिक बोर्डरूम सिनेरियो, कि एक मिस अनन्या वर्मा जो है वो एक नेक्सस मोबिलिटी की जो है फाउंडर है और सीईओ है, जो कि एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है। तो वो बोर्ड ऑफ मीटिंग में है, तो वो बोलती है कि हमें जो है अपने कंपनी को एक्सपेंड करना चाहिए, मैन्युफैक्चर करने चाहिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या नहीं। तो जो डायरेक्टर राकेश हैं, वो रिस्क एनालिसिस करके बोलता है कि ईवी मार्केट जो है वो पहले से ही डोमिनेट हो रही है, जैसे वोल्ट मोटर्स या इलेक्ट्रोड्राइव जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे। तो वो जो है बाकी जो और कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने भी लास्ट ईयर एंटर किया है और उनको लॉसेस बियर करने पड़े हैं। तो डायरेक्टर राकेश वो बोल रहा है। बात करें डायरेक्टर मीरा की, जो कि डाटा इंटीग्रिटी, डाटा पे वर्क करती है, तो वो बोलती है कि हमारे पास जो है क्या है, ग्रोथ प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है, और क्योंकि सब्सिडी से जो है हमारी कहीं न कहीं कॉस्ट कम भी होगी, तो उससे भी जो है हमें बेटर अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। तो सीईओ अनन्या जो थी, उन्होंने क्या कहा कि हमारी एनालिटिक्स टीम्स जो हैं, वो जो है
देखिए डिमांड फोरकास्टिंग करेगी, मतलब कि कितनी डिमांड हो सकती है फ्यूचर में। कॉस्ट बेनिफिट मॉडलिंग, कि हमें उसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी और उससे कितना बेनिफिट मिल सकता है लोगों को। तो ईवी सेगमेंट में कितना रिटर्न है नॉर्मल जो है सेगमेंट से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें उन्होंने जो है उनको एनालाइज करने को कहा। तो इसका मतलब क्या है कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में भी जो है हम क्या करते हैं कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके थ्रू ही हम अलग अलग चॉइसेस को जो है देखते हैं कि हमें किसको चूज करना चाहिए। तो वही हमारा क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने कहा था कि इकोनॉमिक कंसेप्ट को जब हम बिजनेस में यूज करते हैं तो उसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट बोल देते हैं। फिर है डेफिनेशन एंड कोर नेचर, मतलब कि जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स हम उसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। और ये वही है कि हम इकोनॉमिक थ्योरी को इंटीग्रेट करते हैं बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ। तो जब इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो बताती है जैसे डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, प्राइसिंग और मार्केट कंपटीशन, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है एक एप्लीकेशन बेस्ड है। मतलब कि ये इन सभी जो थ्योरीज हैं या इनके जो अलग अलग इक्वेशंस हैं उनको यूज करके एक्चुअल जो बिजनेस हैं उनके डिसीजन में उनको हेल्प लेती है और उससे हिसाब से डिसीजन मेकिंग करती है। तो ये जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है एक तरीके से अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, जो कि सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का जो गैप है वो उसको मतलब ब्रिज करती है, तो उसको खत्म करती है। तो इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेजेस की बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो इंटीग्रेट करता है कंसेप्ट जैसे कि ऑपरेशंस रिसर्च है, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग है, इकोनोमेट्रिक्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मार्केटिंग, डिसीजन थ्योरी, इन सब को जो है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड बना देता है। और ये जो है कॉमर्शियल, मतलब कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये दोनों के दोनों की हेल्प करता है। फिर है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजंस इन्वॉल्विंग द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्केयर रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने कहा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है कि एप्लीकेशन है जो हम इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करते हैं, हम इकोनॉमी की जो है थ्योरीज को इम्प्लीमेंट करते हैं बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में, ताकि जो है हम जो ऑर्गेनाइजेशन के स्केयर या लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको ऑप्टिमली एलोकेट कर सकें। तो जो जॉन डीन थे उन्होंने भी क्या डेफिनेशन दी कि बिजनेस इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। अब जैसे हमारा जो है ये अप्लाइड डिसिप्लिन है, मैंने कहा था बिजनेस इकोनॉमिक्स क्योंकि हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग है, रिग्रेशन एनालिसिस है, कैपिटल बजटिंग है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो कि आप आगे भी पढ़ेंगे इन चीज़ों को। तो ये जो है बहुत हेल्प लेता है इसमें। फिर है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या, पर उसका नेचर कैसा है। मतलब कि जो है हमारे पास दो टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे नाम से हम पता लगा सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो छोटी चीजों के साथ डील करती है। जैसे कि हमारा जो है इंडिविजुअल कस्टमर हो गया, इंडिविजुअल सप्लायर हो गया, एक सिंगल फर्म हो गई, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री हो गई, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करें, मतलब सारी जो है छोटी छोटी यूनिट्स जो है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वहीं बात करें मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं, इसमें हम जो है अपनी नेशनल इकोनॉमी की बात तो करते ही हैं, पर हम इंटरनेशनल इकोनॉमी की भी बात करते हैं। जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, प्राइस लेवल हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले है ओरिजिन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो ग्रीक वर्ड माइक्रो से बनी थी, मतलब स्मॉल। और मैक्रो इकोनॉमिक्स बनी थी ग्रीक वर्ड मैक्रो से, मतलब लार्ज। इसका फोकस क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है इंडिविजुअल डिसीजन यूनिट्स पे, जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, सिंगल फर्म है कोई, तो स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में हम डिसाइड कर रहे हैं। तो वहीं बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये फोकस करता है पूरे इकोनॉमी पे या ओवरऑल जो इकोनॉमी के जो है मतलब एलिमेंट्स हैं अलग अलग उन पे, जैसे कि नेशनल आउटपुट है, एग्रीगेट डिमांड, मतलब कंबाइंड पूरे इंडिया की जो डिमांड है वो। की एरिया सब्जेक्ट्स जो हैं, सब्जेक्ट के एरियाज क्या हैं, जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करते हैं, कंज्यूमर की चॉइस या उसके डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। फैक्टर प्राइसिंग, जैसे कि हमने कहा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, रेंट जो है सॉरी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसके लिए जो है प्राइसिंग, जैसे लैंड के लिए हमारे पास रेंट है, लेबर को हम वेजेस देते हैं, ठीक है, कैपिटल में हम इंटरेस्ट देते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। या फिर फॉर्म बिहेवियर की बात करते हैं कि फॉर्म कैसा बिहेव कर रहा है या फॉर्म का आउटपुट कैसा होगा। और लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है। वहीं बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो नेशनल इनकम एंड आउटपुट, कि हम इसमें पढ़ते हैं कि नेशनल इनकम कितनी है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात करते हैं या बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन जो है एक्सचेंज रेट होता है उससे रिलेटेड कंसेप्ट को पढ़ते हैं,
सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मनी मल्टीप्लायर्स की बात करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं। ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इससे बेस जो है, अगर हमारा बेस स्ट्रांग होगा तभी हमारे आगे के कंसेप्ट भी स्ट्रांग होंगे। तो इसको अगर ऐसा हमें लगता है कि नहीं ये जो है इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन जो है ये बहुत जो है हमें आगे के कंसेप्ट को बिल्ड करने में हेल्प करता है। फिर है कोर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइनिंग द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब कि क्या फीचर्स हैं जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन करता है। सबसे पहले है हमारे पास एक साइंस, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है। तो ये क्या है, सिस्टमाइज्ड बॉडी जो है नॉलेज है जो कि क्लियर कॉज एंड इफेक्ट होता है। साइंस क्यों है, क्योंकि जैसे साइंस में हमारे पास क्या होता है, केमिकल्स हैं, तो उसमें क्लियर जो है हमारे पास क्या है, कंसेप्ट होते हैं। जैसे कि जो है हम जो है कैसे जो है किसी केमिकल को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमें पता है कि उससे क्या रिएक्शन होगा, तो वो हमारा क्या है, जो है केमिकल रिएक्शन बनता है सेम टू सेम। वैसे ही हम बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी, तो इसमें भी क्या है, क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। ये भी जो है डिसीजन साइंसेस जो है इंटीग्रेट करता है टूल्स को, जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इकोनॉमिक थ्योरी की बात करता है, और ये साइंटिफिक जो है इंपेरिकल एम्पेरिकल टेस्टिंग की भी बात करता है। फिर है बेस्ड लार्जली और माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कि ये जो है एक बिजनेस मैनेजर क्या होता है, वो स्पेसिफिक गोल से रिलेटेड होता है, जैसे कि इंडिविजुअल फर्म का क्या गोल है वो उसको कंसीडर करता है, उसको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कैसे होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है हेविली क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक टेक्निक्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमने कहा कि माइक्रो जो है इकोनॉमिक्स में हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, कंज्यूमर के बारे में, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री या स्पेसिफिक फर्म के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो है बिजनेस के लिए ज्यादा यूजफुल है। थर्ड पॉइंट है इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस, मतलब कि एक बिजनेस जो है वो आइसोलेशन में काम नहीं करता है, कि अगर जो है वो जैसे एनवायरनमेंट है अलग अलग, वो भी उसको इम्पैक्ट करते हैं। जैसे वो एक्सपोर्ट करता होगा तो जो इंटरनेशनल पॉलिसीज क्या हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज क्या हैं, इवन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस क्या हैं, वो भी उनको इम्पैक्ट करेंगे। तो एक बिजनेस को माइक्रो इकोनॉमिक्स तो कंसिडर करनी ही पड़ती है, पर साथ में मैक्रो एनालिसिस का भी ध्यान रखना पड़ता है। फोर्थ है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, मतलब कि जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, एक आर्ट है, क्योंकि हम जो है इसमें एप्लीकेशन करते हैं। इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किए थे उनको अचीव कर सकें। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है यूजेस थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, मतलब कि जो है ये इकोनॉमिक थ्योरी जो फर्म की है या रिसोर्स एलोकेशन की है उसको यूज करती है मार्केट ड्रिवन प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी में। फिर है सिक्स प्रैग्मेटिक अप्रोच, मतलब कि जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स तो पूरी एब्स्ट्रैक्ट है और मतलब कि जो है उसमें अनरियलिस्टिक एजम्पशंस हैं, लेकिन अगर बात करें जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स की, वो प्रैग्मेटिक है। मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम बोल देते हैं कि हाँ ये एजम्पशंस हैं, तो हम इस हिसाब से काम करेंगे, लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि जो है प्रैग्मेटिक अप्रोच में, कि अगर हम जो है रियल लाइफ में देखें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये तो हमारे पास जो है ऐसी एजम्पशंस है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, तो वो चीज़ें नहीं है। तो जब हम इकोनॉमिक्स को बिजनेस इकोनॉमिक्स बनाते हैं, मतलब एक बिजनेस में अप्लाई करते हैं, तो हमें इन चीज़ों के जो है चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। फिर है सेवेंथ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, मतलब कि जो है वो सिर्फ एक फील्ड से रिलेटेड नहीं है। इसमें जो है मैथमेटिक्स भी है, ऑपरेशन रिसर्च भी है, अकाउंटिंग भी है, फाइनेंस भी है, मार्केटिंग, स्टैटिस्टिक्स और मैनेजमेंट थ्योरी, मतलब अलग-अलग सब्जेक्ट्स है, वो एक चीज़ से रिलेटेड नहीं है। उसके अलावा नॉर्मेटिव इन नेचर, मतलब कि हमारे पास जो है 2 टाइप की साइंस होती है, एक पॉजिटिव साइंस होती है, एक नॉर्मेटिव साइंस होती है। पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या है, कि उसमें हम बताते हैं कि व्हाट इज़, कि मतलब जो है हम कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देते, उसमें हम फैक्ट्स की बात करते हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ, देयर इज़ 20% इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, तो वो फैक्ट है क्योंकि हमारे पास डेटा होगा, हम उसके अकॉर्डिंग उसको बता रहे हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सीधा है कि क्या है। लेकिन अगर बात करें नॉर्मेटिव साइंस की, तो नॉर्मेटिव साइंस या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका मतलब है कि क्या होना चाहिए या क्या जो है। और इसमें हम वैल्यू जजमेंट्स की बात करते हैं। मान लो जैसे कोई पॉलिसी बनाई है, तो हम जब लोगों को पूछते हैं कि हाँ ये पॉलिसी आपको क्या लग रहा है, ठीक है कि नहीं, तो सबके अपने अपने ओपिनियन होंगे, इंडिविजुअल ओपिनियन होंगे, कोई उसको बहुत अच्छा बोलेगा, कोई उसको बहुत बुरा बोलेगा, कोई न्यूट्रल होगा। तो ये जो है एक ओपिनियन की साइंस होती है नॉर्मेटिव। तो इकोनॉमिक्स भी हमारी क्या है, नॉर्मेटिव है नेचर में। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, प्रीडोमिनेटली नॉर्मेटिव है, क्योंकि हम कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी एक्शंस लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे ही हो। वैसे तो हम जो है उनको फैक्ट्स के बेसिस पे, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बेसिस पे लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो डिसीजन मेकिंग हमेशा जो है इंडिविजुअल बायसनेस के लिए होता ही है, कि हाँ लोगों को, कुछ लोगों को वो डिसीजन ठीक लगते हैं और कुछ लोगों को वो डिसीजन ठीक नहीं लगते हैं। फिर है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि हमारे जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका स्कोप क्या है, मतलब हम उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो उसमें टू फोल्ड स्कोप है, एक है इंटरनल या ऑपरेशनल इशू जो कि माइक्रो है, और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है जो कि मैक्रो है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कैटेगरी 1 यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये इंटरनल या ऑपरेशनल इश्यूज से रिलेटेड होता है, जैसे कि डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, मतलब कि जो है हम कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंस है वो देखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब अगर हम प्राइस में चेंज करेंगे तो डिमांड में कितना चेंज आएगा। हमारे इनकम, अगर किसी जो कंज्यूमर्स हैं उनकी इनकम चेंज हो रही है तो हमारे गुड्स पे क्या असर पड़ेगा। जो है साइंटिफिक जो है हम फोरकास्टिंग करते हैं कि कितना जो है हमें फ्यूचर के लिए प्रोडक्शन करनी है, रॉ मटेरियल कितना खरीदना है या कैपेसिटी कितनी रखनी है। तो ये चीज़ें, उसके अलावा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस की हम फोकस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन पे, यानी कि टेक्निकल एफिशिएंसी अचीव करना है, कॉस्ट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है। या अभी आपको ऐसा हो रहा होगा शायद कि हाँ, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें जो है जब हम नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि इन सभी चीज़ों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो तब आपको इनकी क्लैरिटी जो है वो आएगी। फिर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि हम इकोनॉमिक्स की ही बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम इन्वेंट्री को भी देखते हैं। जैसे हम एबीसी एनालिसिस करते हैं, सिमुलेशन मॉडल्स बनाते हैं, या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि हमें कितनी रॉ मटेरियल को होल्ड करके रखना चाहिए, या हमें कब मंगवानी है, कब नहीं मंगवानी है, किस वैल्यू है, कैसे हमें उसको जो है मैनेज करना है। फिर है मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, मतलब कि इसमें हम एनालाइज करते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब कि जो हमने मार्केट स्ट्रक्चर है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है। तो इसमें हम मार्केट पावर को डिटरमिन करते हैं और फॉर्मुलेट करते हैं ऑप्टिमम प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को। रिसोर्स एलोकेशन, मतलब कि हमें कैसे जो है किस चीज़ को कहाँ पे कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, हम वो देखते हैं। थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंटिज्म, कि हमें कैपिटल बजटिंग, मतलब हमें कहाँ से जो है पैसा रेज करना है और कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना है, वो भी हम देखते हैं। प्रॉफिट एनालिसिस एंड प्रॉफिट प्लानिंग, कि हमें देखना है कि कितना हमारा प्रॉफिट होगा और उसको जो है कहाँ पे हमने लगाना है, सेव करना है, बांटना है एज अ डिविडेंड, वो चीज़ें भी हम देखते हैं। फिर है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, कि हमारे पास जो है कितना रिस्क, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड है वो तो अनसर्टेन है, तो हमें रिस्क एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि हाँ, हो सकता है हम जो है चीज़ को मान के चल रहे हैं, फोरकास्ट करके चल रहे हैं, उसकी कितने परसेंटेज रिस्क है कि वो जो है चेंज हो सकती है, तो हम उन चीज़ों को भी कंसिडर करते हैं। उसके बाद है कैटेगरी 2, मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल इश्यूज, कि जो हम बड़े एनवायरमेंट की बात करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड हम इकोनॉमिक सिस्टम देखते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है या मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, कि हमारे पास बिजनेस साइकिल की कौन सी स्टेज चली है, उससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एक बिजनेस पे। तो एक्सपेंशन है, पीक है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, या रिकवरी फेज चला हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, मतलब कि नेशनल इनकम का ट्रेंड कैसा है, एम्प्लॉयमेंट कैसी है, इन्फ्लेशन कैसा है, इंटरेस्ट रेट्स का क्या हाल है, या फिर सेविंग है, कितनी सेविंग है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें भी एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब कि फिजिकल पॉलिसी की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कंपटीशन पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, की वो क्या है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें छोटा सा ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी का, तो हम जो है हमारी कंट्री प्रमोट करती है एक्सपोर्ट्स को, तो अगर वो प्रमोट कर रही है तो जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही होगी तो उसको बेनिफिट मिलेगा। फिर है फाइनेंशियल सेक्टर डायनेमिक्स, मतलब कि जो है सीबीआई, सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई, उसको रेगुलेट करता है। मनी मार्केट की क्या कंडीशंस हैं, कैपिटल मार्केट की क्या सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब कि ट्रेड यूनियन की बात करें, कस्टमर कंज्यूमर की जो एडवोकेसी है, यूनियंस होती हैं अलग अलग, उनकी बात करें, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स होते हैं, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, उनके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। फिर है सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें हमारा जो सोशल, जो हमारे जो है लोगों का मान्यताएं हैं, कल्चर है, उसकी बारे भी करते हैं। और पॉलिटिक्स कैसा है, कि कौन सी पार्टी है वो क्या प्रमोट करती है, उनका एजेंडा क्या है, तो वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट। फिर है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब कि जो है इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क है। हमने बेसिक तो पढ़ा कि इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि सिर्फ हम जो है ऑल्टरनेटिव यूजेस देखते हैं कि हाँ, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो हम कैसे उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो है हमारा इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स, जब हम इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट है अलग अलग, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस डिमांड सप्लाई, जो अलग अलग मार्केट कंडीशंस हैं, उनको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं बिजनेस में, तो वो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स बन जाता है। तो वो क्या है, उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। प्योर इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें जो है हम जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज़ करते हैं ताकि जो है हम जनरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं इन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की, ताकि हम एक स्पेसिफिक बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। करेक्टर की बात करें तो प्योर इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक दोनों होती हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स मोस्टली माइक्रो इकोनॉमिक होती है नेचर में। थर्ड है मेन टास्क, तो हमें जो है प्योर इकोनॉमिक्स में क्या है कि हमें जो है इकोनॉमिक नीड्स जो हैं इंडिविजुअल की या सोसाइटी की, उनको कैसे फुलफिल करना है हम वो देखते हैं।
बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम रैशनल डिसीजन मेकिंग लेते हैं। एक बिजनेस के लिए कौन सा डिसीजन अच्छा रहेगा, हम उस बारे में जो है वो डिसाइड करते हैं। फिर है नेचर, कि जो प्योर इकोनॉमिक्स डिस्क्रिप्टिव भी होती है, प्रिस्क्रिप्टिव भी होती है, मतलब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों होती है। पर बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी क्या है, वो नॉर्मेटिव होती है मोस्टली। फिर है स्कोप। तो स्कोप क्या है, प्योर इकोनॉमिक्स का एक वाइडर स्कोप है, क्योंकि ये जो है इसमें मैक्रो और माइक्रो डायनामिक्स पूरे तरीके से आते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसका एक नैरो स्कोप है, क्योंकि वो जो है ऑपरेशन से ही रिलेटेड है। फिर है ब्रांचेस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक पेरेंट, मतलब ये पेरेंट है, इसके अंडर माइक्रो बिजनेस इकोनॉमिक्स आती है। और जो जैसे कि हमने कहा कि इकोनॉमिक्स है, उसके अंडर बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, अप्लाइड है, मतलब वो माइक्रो कंसेप्ट है और जो है या नैरोअर कंसेप्ट है, और जो हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो ब्रॉडर कंसेप्ट है। फिर है कंसर्न विद। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो सारे के सारे जो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूशन, उन चीज़ों से रिलेटेड है। वहीं बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो ये मेनली कंसर्न है प्रॉफिट की थ्योरी से, फर्म के डिसीजन मेकिंग से, और जो है ये जनरल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इग्नोर करता है। फिर है एनालिसिस इन्वॉल्व। तो जो हमारा प्योर इकोनॉमिक्स है उसमें हम मैक्रो लेवल के जो इश्यूज हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि नेशनल ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट। जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें हम जो है माइक्रो लेवल ऑपरेशनल इश्यूज देखते हैं, जैसे डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। फिर है कंसंट्रेशन एंड assumptions। तो ये क्या करता है, प्योर इकोनॉमिक्स में कंसंट्रेट करते हैं सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे, जैसे कि जो है थ्योरेटिकल assumptions होती है, हम उनको ही मानते हैं वैलिड। लेकिन बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो हम इसमें जो है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों के बिजनेस एस्पेक्ट्स को लेते हैं। हम सिर्फ इसमें assumptions को फॉलो नहीं करते, हम रियलिस्टिक एनवायरनमेंट को लेते हैं, प्रैग्मेटिक अप्रोच को कंसिडर करते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर हम इसके रिवीजन के कुछ फैक्ट्स देखें तो हमारे पास क्या है, दो फैक्ट्स हैं इकोनॉमी के, कि हमारे पास जो है ह्यूमन बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, और हम जो है जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको यूज करते हैं। वो जो सारी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हम कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज का। सेकेंड है इकोनॉमिक्स डेफिनेशन, कि हम कैसे जो है स्केयर रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स को फुलफिल करने के लिए। माइक्रो वर्सेस मैक्रो, माइक्रो जो है वो इंडिविजुअल डिसीजन यूनिट्स के लिए यूज होती है, और माइक्रो जो है वो नेशनल एग्रीगेट्स के लिए यूज होती है। फिर है बिजनेस इकोनॉमिक्स डिफाइंड, मतलब कि इसमें जो है हम इकोनॉमिक थ्योरी को बिजनेस प्रैक्टिस के साथ इंटीग्रेट करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। फिर है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये क्या है, एक साइंस भी है। ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे भी बेस्ड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे भी बेस्ड है, आर्ट भी है, प्रैग्मेटिक मतलब रियलिस्टिक भी है, नॉर्मेटिव भी है, और इंटरडिसिप्लिनरी भी है, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड है। फिर है टू फोल्ड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो अप्लाई होती है इंटरनल इश्यूज में भी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी। उसके अलावा जो है हमारे पास जोल डेन थी, उनकी डेफिनेशन थी कि द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, कि हम इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं बिजनेस की जो डिसीजंस हैं या पॉलिसीज हैं उनको फ्रेम करने में। और एडम स्मिथ क्या था, फॉर्ड जो फादर थे वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, और उन्होंने बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो अगर हम इसमें जो है कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन देखें तो हमारे पास क्या है, इज बिजनेस इकोनॉमिक पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। तो हमारे पास जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है, तो हमारे पास क्या है, मतलब ज्यादा वो नॉर्मेटिव है। हम फैक्ट्स के बेसिस पे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बेसिस पे ही डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो है ज्यादा नॉर्मेटिव। हु डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन बिजनेस पॉलिसीज। मतलब कि जो ये डेफिनेशन किसने दी थी, जोल डीन ने। फिर है विच ग्रीक वर्ड डज इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम। इकोनॉमिक्स कहाँ से आया था, वो इकोनोमिया से आया था, मतलब कि हाउस होल्ड या हाउस होल्ड मैनेजमेंट। फिर है बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, कि हम जो है नेट वैल्यू एडेड जो है उसको क्रिएट करें। और लास्ट है फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब कि जो है हमारे पास मॉडर्न इकोनॉमिक्स का सबसे पहला काम क्या था, जो कि एडम स्मिथ ने लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। तो इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 1 की यूनिट 1 कंप्लीट होती है। और हमारे पास इसके बाद जो है यूनिट 2 है। हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी सिलेबस पे, कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट्स है और वेटेज कितनी है किस टॉपिक की। तो अगर आपने वो नहीं देखी है आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने कोई भी डाउट्स जो हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।